शीतकालीन सत्र के दौरान 10 दिसंबर को लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वोट चोरी के आरोपों पर विपक्ष के खिलाफ ऐसा जोरदार भाषण दिया जिससे विपक्ष की बोलती ही बंद हो गई। खास तौर से कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को ऐसा पाठ पढ़ाया कि ना वो अपनी दादी के नाम से बच पाए और ना ही अपने पिता के नाम से। साथ ही अमित शाह ने वोटर लिस्ट के एसआईआर का भी समर्थन किया और इस बात पर जोर दिया कि संविधान चुनाव आयोग को चुनावी रोल तैयार करने की गारंटी देता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के शानदार भाषण की जमकर तारीफ की और सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमित शाह ने भारत की चुनावी प्रक्रिया पर ठोस तथ्य संसद में पेश किए हैं। आपको बता दें कि विपक्ष को वोट चोरी पर अमित शाह ने मुंहतोड़ जवाब दिया। यहां पर सिलसिलेवार तरीके से हम आपको एक एक चीज बताएंगे कि आखिर कैसे पॉइंट वाइज पॉइंट अमित शाह ने तमाम तथ्य सामने रखे जिससे न सिर्फ कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी की भी बोलती बंद हो गई। अमित शाह ने कांग्रेस द्वारा वोट चोरी के 3 उदाहरणों का जिक्र किया। पहला उदाहरण, अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद इस बात पर वोटिंग हुई कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उस समय जितने भी प्रांत थे उसमें से हर प्रांत के कांग्रेस अध्यक्ष का 1 वोट था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 28 वोट मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने। दूसरा उदाहरण, अमित शाह ने कहा कि वोट चोरी की दूसरी घटना तब हुई जब इंदिरा गांधी को रायबरेली से गलत तरीकों से चुना गया। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह तय किया कि इंदिरा गांधी ने सही तरीके से चुनाव नहीं जीता था और इसीलिए वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूं। वोट चोरी के 3 आयाम हैं। एक तो मतदाता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है और आप वोटर बन जाते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। दूसरा, आप गलत प्रकार से चुनाव जीतते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। और तीसरा, जनादेश को डिफाई करते हो, मतलब वोट के विपरीत आप कोई पद प्राप्त कर लेते हो तो भी एक प्रकार से वोट चोरी होता है। अरे सुनो ना, क्यों जल्दबाजी करते हो मानिकम, क्यों? अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके 1-1 वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीता, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? और उन्होंने तो स्वयं के लिए ले ली। तो मोदी जी को भी सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है भाई, आपकी कृपा से नहीं बने हैं। मान्यवर इस तरह से मानक तरीका ठीक नहीं है आपका। 2-2 मिनट में उठना।
मान्यवर विपक्ष के नेता ने कहा कि आपने चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी। इनका आरोप सत्य नहीं है, मैं इसकी बात बाद में करता हूं। परंतु हमने तो चलो मानो चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी दी, श्रीमती गांधी ने तो अपने आप को इम्यूनिटी दी। और फिर जब ये संवैधानिक सुधार के वायरस चैलेंज हुए तो वो केस जीतने के लिए 2, 3 और 4 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के जज को बाईपास कर चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया और वहां केस भी जीत लिया। और मान्यवर ये तो इतिहास है, कौन जुटला सकता है? इनको कोई पढ़ाता नहीं है इतिहास, ये तो इतिहास है, सर्वोच्च अदालत और संसद के रिकॉर्ड में रखा हुआ इतिहास है। इसके खिलाफ लल्लन सिंह जैसे कितने लोग पूरा जीवन लड़े बिहार में इमरजेंसी के खिलाफ, जेल में गए, लाखों लोग गए। और तीसरी वोट चोरी कहना चाहता हूं, तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। आगे सुनो, बोल क्या रहे, पूरी बात तो सुनो। मान्यवर मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है। अब जवाब तो उनको अदालत में देना है, सोनिया जी ने यहां क्यों दे रहे? अदालत में जवाब देना है। बीच के भाषण में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। नहीं, हम उनके चुनाव को रद्द करते हैं। ये वोट चोरी थी। उस वोट चोरी को छिपाने के लिए संसद में एक कानून लाया गया था जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ही तीसरा उदाहरण रखा गया। अमित शाह ने कहा कि तीसरी वोट चोरी तब हुई जब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी योग्य न होने के बावजूद भारत की वोटर बन गई। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली की कोर्ट में एक विवाद पहुंचा है कि सोनिया गांधी को इस देश की नागरिक बनने से पहले ही यहां का वोटर बना दिया गया था। अमित शाह ने इस दौरान घुसपैठियों को लेकर के भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और फिर देश से डिपोर्ट करेगी। अमित शाह ने साफ तौर से कहा कि अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों पर एनडीए सरकार की नीति स्पष्ट है, डिटेक्ट, डिलीट और फिर देश से डिपोर्ट करना। अमित शाह ने चेतावनी देते हुए कहा कि डेमोग्राफिक हेरफेर करके देश को फिर से बांटने की इजाजत नहीं दी जा सकती। साथ ही अमित शाह ने अपने दावे के समर्थन में ऐतिहासिक डेटा पेश किया। 2011 की जनगणना का हवाला देते हुए असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी की असामान्य रूप से ज्यादा दशकीय वृद्धि दर को उजागर किया। ऐसे आंकड़े जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि घुसपैठ के बिना यह संभव नहीं था। उन्होंने सख्ती से कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है और जो लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेंगे उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। मान्यवर, ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना। अब ये तो देखिए साहब,
अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चलना। मैं मेरे मन से मानता हूँ, मेरे पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूँ कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बढ़ चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बढ़ चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश से घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है और 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ क्यों हो रही? आप बॉर्डर नहीं बनाने देते, फेंसिंग नहीं करने दोगे, घुसपैठ नहीं होगी। फिर भी चलो, मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ होकर सबसे पहले घुसपैठिया कहां आता है? कहां आता है? तो गांव में आता है। पटवारी को मालूम नहीं पड़ता, गांव के थाने वाले को मालूम नहीं पड़ता। इसकी मतदाता सूची में नाम डालने के लिए आधार कार्ड कहां बनता है? वहीं बनता है। उसका राशन कार्ड कहां बनता है? बंगाल में बनता है। और मतदाता सूची में कौन सी मतदाता सूची में ऐड होता है? तो बंगाल में होते। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, ये देश के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे। कभी कभार चुनाव तो जीत जाओगे घुसपैठियों के आधार पर, परंतु इस देश की सुरक्षा को आप ताक पर रखो। मैं आज कहना चाहता हूं मान्यवर, बिहार की जनता ने एक बहुत महान फैसला किया है घुसपैठिया बचाओ यात्रा के खिलाफ जनादेश दिया। और बंगाल भी ये करने जा रहा है मान्यवर, आने वाले दिनों में करेंगे, उनको मालूम नहीं। मान्यवर, मैं कल राहुल गांधी जी ने एक विषय कहा था कि सारी संवैधानिक संस्थाएं आपने करप्ट कर दी। मैंने पूरा बताया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के पहले क्या नियम थे। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग रख लिए जाते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या इस देश में कोई कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण? अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है और जनादेश से बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए मान्यवर। मगर उन्होंने क्या किया था वो मैं फिर बताना चाहता हूं। 1969 में इस देश का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। 1969 में इंदिरा जी अपनी पार्टी के अंदर ही संघर्ष करती थी। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने राष्ट्रपति के चुनाव के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाया श्री संजीव रेड्डी को, और इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पार्टी के मैंडेट को ही डिफाई कर कहा
कि राष्ट्रपति का चुनाव में वोटिंग अंतर आत्मा की आवाज से करनी चाहिए और उन्होंने श्री वीवी गिरी को प्रत्याशी बनाया मान्यवर। और फिर हुआ क्या, अल्पमत में थी वो, संजीव रेड्डी जी के वोट ज्यादा थे। जीतने के लिए उन्होंने कम्युनिस्टों से समाधान किया और इस देश की सारे संस्थान पर, शिक्षा संस्थान पर, महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर कम्युनिस्टों को बिठाने का काम ये इंदिरा गांधी जी ने, और वहीं से इस देश के विमर्श को बदलने का काम किया है, वहीं से किया है। वामपंथी विचारधारा इस देश के प्रकृति को, इस देश के स्वभाव को, इस देश की जनता को स्वीकार्य नहीं है और इसीलिए वामपंथी लुप्त हो गए माननीय। उन्होंने इस देश के युवा धन को वामपंथी विचारधारा पर डाइवर्ट करने का काम किया है, जो 2014 से फिर से नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक अच्छी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से परिष्कृत करने का काम कर रहे हैं माननीय। और ये कह रहे हैं कि आरएसएस के विचारधारा वालों को रखते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है मान्यवर कि आरएसएस की विचारधारा वाला व्यक्ति कोई, आरएसएस की विचारधारा क्या है? देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश को समृद्धि के परम शिखर पर ले जाना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा। ये क्या समझाते हैं? हम ऐसे मान लेंगे? हम नहीं डरते साहब, हम नहीं डरते। मैं मेरी ही बात करता हूं। मैं तो 10 साल का था और नारे लगाता था, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। हम तो वहां से लड़ते लड़ते आए हैं, हम नहीं डरते मान्यवर। और मान्यवर, इन्होंने कहा कि वोट चोरी से जीतते हैं, वोट चोरी से नहीं जीते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए हम जीते। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने 370 हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने सीएए का विरोध किया, इसलिए हम जीते हैं। आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। और आप 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध कर रहे हो, इसलिए हम फिर से जीते हैं। माननीय 60 करोड़ गरीबों के घर में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने घर पहुंचाया, गैस पहुंचाया, पानी पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया, 5 किलो अनाज मुफ्त पहुंचाया और 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त कर दी। क्या समझते हैं कि वोट चोरी कर कर जीते हैं? इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को 40 साल देख लीजिए और हमारे 11 साल देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 गुना बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसलिए जनता हमें जिताती है। और मैं तो अभी भी कहना चाहता हूं, चले गए हैं मान्यवर, मैं अभी भी कहना चाहता हूं, यार कांग्रेस पार्टी तुझे टिकट तो देती नहीं है मान्यवर, मैं अभी भी कहना चाहता हूं, एसआईआर का विरोध करोगे तो बिहार की जगह बंगाल और तमिलनाडु में भी साफ। मान्यवर, इस 140 करोड़ की जनता का जनादेश ईश्वर का आदेश होता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि जनता ही जनार्दन है, तो जनता का फैसला श्री कृष्ण का फैसला होता है, जनार्दन का फैसला। और वो जनता के फैसले को ये लोग वोट चोरी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। जनता देख रही है, जनता आंख मूंद कर नहीं बैठी। मान्यवर, मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का कि इन्होंने तो एक अलग रास्ता कर एसआईआर पर चर्चा कर ली। इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने एसआईआर पर विपक्ष के आरोपों का भी खंडन किया। अमित शाह ने कहा कि एसआईआर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक नियमित कानूनी रूप से अनिवार्य प्रक्रिया थी, जिसे पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया और जिसकी निगरानी की गई। अमित शाह ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष की आक्रामक पूछताछ अवैध प्रवासियों के वोट खोने के डर से प्रेरित थी, जिन्हें कथित तौर पर
पर वोटर लिस्ट में ऐड किया गया था। उन्होंने कहा कि मृत लोगों, डुप्लीकेट और प्रवासियों के नाम हटाए जाने चाहिए। ये वोट चोरी नहीं है, वोटर लिस्ट को साफ करना है। कांग्रेस ये जानती है, लेकिन अल्पसंख्यकों के बीच डर पैदा करना चाहती है, जिसकी वजह से इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। साथ ही अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस सहित किसी भी राजनीतिक दल के कथित भेदभाव के संबंध में चुनाव आयोग के पास कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। अगर करोड़ों नाम हटाए जा रहे हैं, जैसा कि आप दावा करते हैं, तो आपने कोई ठोस सबूत क्यों नहीं जमा किए अब तक? कोई लिखित शिकायत क्यों नहीं दी? कोई हलफनामा क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये पूरा कैंपेन झूठ पर आधारित था। 1952 से हुई तो सबसे पहला गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर कब हुआ? 1952 में। एसआईआर की क्या जरूरत है वो कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। दूसरा कब हुआ? 1957 में। फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे। तीसरा हुआ 61 में, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी थे। 65-66 में भी हुआ, एक ही गहन पुनर्निरीक्षण 2 साल में हुआ। उस वक्त भी श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी थे। 83-84 में हुआ, इंदिरा जी थी। 87-89 में हुआ, राजीव गांधी थे। 92-93-95 में हुआ, नरसिम्हा राव थे। 2002 और 3 में हुआ, तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। मान्यवर, 2004 में गहन पुनर्निरीक्षण समाप्त हुआ, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो 2, 3, 4 का एक गहन पुनर्निरीक्षण हुआ, एसआईआर हुआ। उसमें 2 साल एनडीए के प्रधानमंत्री थे, भाजपा के थे, और 1 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 के बाद सीधा 2025 में गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है और इस वक्त हम हैं। एक पूरा गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया का आज तक 2004 तक किसी भी दल ने विरोध नहीं किया है, माननीय। क्योंकि ये चुनाव को पवित्र रखने की प्रक्रिया है, चुनाव के उद्देश्यों को, लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। अगर लोकतंत्र में चुनाव जिसके आधार पर होते हैं वो मतदाता सूची ही प्रदूषित है, तो चुनाव कैसे साफ और सुथरे हो सकते हैं? समय समय पर मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण जरूरी है, इसलिए चुनाव आयोग ने फैसला किया कि 2025 में इसको किया जाएगा। मान्यवर, एक बीच में एक घटना मैं जरूर कहना चाहूंगा। 2010 में एक चुनाव आयुक्त महोदय ने निर्णय किया कि रिटर्निंग ऑफिसर को मतदाता सूची में से नाम काटने का अधिकार नहीं है, और उसके बाद से किसी की मृत्यु हुई तो भी नाम नहीं कटते थे, कोई एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गया तो भी नाम नहीं कटते थे। एक व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया तो कोयम्बटूर से वो शिमले चला गया, भारत सरकार का कर्मचारी है, तो उसका नाम कोयम्बटूर में भी रहता था, शिमला में रहता था। क्योंकि 2010 में, मैं बताता हूं, मैं बख्सूंगा नहीं, आप चिंता मत करो, क्योंकि 2010 में एक व्यवस्था हुई कि किसी का नाम नहीं काट सकते, और उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो एक गहन पुनर्निरीक्षण क्या है? मानिए, एक गहन पुनर्निरीक्षण है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम कट जाए, जो 18 साल से बड़े हो गए उनके नाम जोड़ जाए, जो किसी भी प्रकार से 2 जगह मतदाता है उनके नाम कट जाए, और जो विदेशी नागरिक है उनको चुन चुन कर डिलीट किया जाए। ये गहन पुनर्निरीक्षण। और मैं आज इस मंच से, आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठ ये तय करेंगे? मान्यवर, नहीं रह सकते।
इस दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले कमेंट को भी सिरे से खारिज किया। अमित शाह ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए हाइड्रोजन बम वाली टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि विपक्षी नेता राहुल गांधी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक न्यूक्लियर बम गिराया। उस न्यूक्लियर बम में उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में एक ही घर से 501 वोट डाले गए हैं। चुनाव आयोग ने साफ किया कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा घर नहीं है, बल्कि 1 एकड़ के पुश्तैनी प्लॉट पर बने कई परिवारों का साझा घर है। हालांकि हर परिवार को अलग अलग हाउस नंबर नहीं दिए गए हैं, इसीलिए उनका हाउस नंबर अभी भी 265 ही लिस्टेड किया गया है और उन परिवारों में से एक में 3 पीढ़ियों एक साथ रह रही हैं। ये नंबर हरियाणा में कांग्रेस सरकार के चुने जाने के बाद से ही इसी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। ये ना तो फर्जी घर है और ना ही फर्जी वोट है। मान्यवर विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। अब वो परमाणु बम के अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़ गए। चुनाव आयोग ने इतनी स्पष्टता करी कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है और 1 एकड़ का पुश्तैनी प्लॉट में अनेक परिवार बस रहे हैं, मगर वहां हर परिवार के घर का नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए सब जगह हाउस नंबर 501 दिया गया और एक परिवार की तो 3 पीढ़ियां साथ में रह सकती है। और पुराने नंबर से ही जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनी गई तब से ये नंबर इसी तरह से चल रहा है। ये ना कोई फर्जी घर है ना फर्जी वोटर है। मान्यवर वोट चोरी का नैरेटिव बनाने के लिए मान्यवर बिहार में भी मेरा भाषण पूरा हो जाने दो। नहीं आप अभी पूरा भाषण नहीं कई बार नाम आएगा। माननीय सदस्य 2 मिनट बैठिए, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। 2 मिनट बैठिए, मैं एक मिनट। माननीय सदस्य 1 मिनट। मान्यवर मेरा विपक्ष के नेता से एक निवेदन है कि 2 मिनट सुन ले मुझे, बाद में उनको बोलने का मौका दीजिए। मान्यवर 2 मिनट। मान्यवर मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मैं आधी रात तक बैठने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा भाषण समाप्त हो जाए। अरे सुनिए ना भाई, सुनो ना, 2 बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। मान्यवर मेरा भाषण समाप्त हो जाए। प्लीज नहीं। मान्यवर मेरा भाषण समाप्त हो जाए बाद में, इसमें जितने भी मुद्दे विपक्ष के नेता खड़े करेंगे मेरी मर्यादा में इसका जरूर जवाब दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा विनंती इसलिए है मान्यवर, एक मिनट उनको पूरी बात करने दें। हाँ मान्यवर मेरा विनंती भी मान्यवर नो प्लीज डिबेट नहीं करते बेटे। मान्यवर मेरा विनंती इसलिए है कि शायद वो जो मुद्दा खड़ा करना चाहते हैं उसका जवाब मेरे आगे भाषण में आ जाएगा तो मुद्दा ही नहीं बचेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे पूरा सुन लिया जाए। मान्यवर बिहार में एक मतदाता की उम्र 34 साल बताई गई, 34 साल की है, इसको 124 साल बताया गया। सच था कि इसमें उम्र 124 बार छपी थी, बाद में
मीनता देवी जी ने खुद बताया कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और वो ऑनलाइन आवेदन करने में गलती हो गई, इसके कारण उम्र 124 साल छपी थी। अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर के हमला बोला, इस पर भी अमित शाह ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अमित शाह ने आरएसएस के संस्थागत कब्जे के राहुल गांधी के आरोपों का करारा जवाब दिया, जिसमें चुनाव आयोग भी शामिल है। अमित शाह ने राहुल गांधी से सवाल किया। राहुल गांधी ने कहा कि सभी संवैधानिक संस्थाओं में भ्रष्टाचार हो गया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों को खास और महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जा रहा है। आखिर इसमें आपत्ति क्या है? क्या इस देश में कोई ऐसा कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वाले लोग महत्वपूर्ण पदों पर नहीं रह सकते? साथ ही अमित शाह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा को मानते हैं, देश के गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा को मानते हैं और वे लोगों के जनादेश से सत्ता में आए हैं। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बंट चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश से घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है। अब 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा है। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ क्यों हो रही? आप बॉर्डर नहीं बनाने देते, फेंसिंग नहीं करने दोगे, घुसपैठ नहीं होगी। फिर भी चलो, मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ होकर सबसे पहले घुसपैठिया कहां आता है? कहां आता है? तो गांव में आता है। पटवारी को मालूम नहीं पड़ता, गांव के थाने वाले को मालूम नहीं पड़ता। इसकी मतदाता सूची में नाम डालने के लिए आधार कार्ड कहां बनता है? वहीं बनता है। उसका राशन कार्ड कहां बनता है? बंगाल में बनता है। और मतदाता सूची में कौन सी मतदाता सूची में ऐड होता है? तो बंगाल में होते। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, ये देश के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे। कभी कभार चुनाव तो जीत जाओगे घुसपैठियों के आधार पर, परंतु इस देश की सुरक्षा को आप ताक पर है। मैं आज कहना चाहता हूं मान्यवर, बिहार की जनता ने एक बहुत महान फैसला किया है घुसपैठिया बचाओ यात्रा के खिलाफ जनादेश दिया। और बंगाल भी ये करने जा रहा है मान्यवर, आने वाले दिनों में करेंगे, उनको मालूम नहीं है। मान्यवर, मैं एक कल राहुल गांधी जी ने एक विषय कहा था कि सारी संवैधानिक संस्थाएं आपने करप्ट कर दी। मैंने पूरा बताया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के पहले क्या नियम थे। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग रख लिए जाते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या इस देश में कोई कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण? अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, और जनादेश से बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए मान्यवर। मगर उन्होंने क्या किया था वो मैं फिर बताना चाहता हूं। 1969 में इस देश का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। 1969 में इंदिरा जी अपनी पार्टी के अंदर ही संघर्ष करती थी। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने राष्ट्रपति के चुनाव के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाया श्री संजीव रेड्डी को, और इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पार्टी के मैंडेट को ही डिफाई कर कहा
कि राष्ट्रपति का चुनाव में वोटिंग अंतर आत्मा की आवाज से करनी चाहिए। और उन्होंने श्री वीवी गिरी को प्रत्याशी बनाया मान्यवर। और फिर हुआ क्या? अल्पमत में थी वो। संजीव रेड्डी जी के वोट ज्यादा थे। जीतने के लिए उन्होंने कम्युनिस्टों से समाधान किया और इस देश की सारे संस्थान पर, शिक्षा संस्थान पर, महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर कम्युनिस्टों को बिठाने का काम ये इंदिरा गांधी जी ने। और वहीं से इस देश के विमर्श को बदलने का काम किया है, वहीं से किया है। वामपंथी विचारधारा इस देश के प्रकृति को, इस देश के स्वभाव को, इस देश की जनता को स्वीकार्य नहीं है और इसीलिए वामपंथी लुप्त हो गए माननीय। उन्होंने इस देश के युवा धन को वामपंथी विचारधारा पर डाइवर्ट करने का काम किया है, जो 2014 से फिर से नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक अच्छी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से परिष्कृत करने का काम कर रहे हैं माननीय। और ये कह रहे हैं कि आरएसएस की विचारधारा वालों को रखते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है मान्यवर कि आरएसएस की विचारधारा वाला व्यक्ति कोई। आरएसएस की विचारधारा क्या है? देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश को समृद्धि के परम शिखर पर ले जाना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा। ये क्या समझाते हैं? हम ऐसे मान लेंगे? हम नहीं डरते साहब किसी से, हम नहीं डरते। मैं मेरी ही बात करता हूं। मैं तो 10 साल का था और नारे लगाता था, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। हम तो वहां से लड़ते लड़ते आए हैं, हम नहीं डरते मान्यवर। और मान्यवर, इन्होंने कहा कि वोट चोरी से जीतते हैं। वोट चोरी से नहीं जीते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए हम जीते। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने 370 हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने सीएए का विरोध किया, इसलिए हम जीते हैं। आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। और आप 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध कर रहे हो, इसलिए हम फिर से जीते हैं। माननीय 60 करोड़ गरीबों के घर में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने घर पहुंचाया, गैस पहुंचाया, पानी पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया, 5 किलो अनाज मुफ्त पहुंचाया और 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त कर दी। क्या समझते हैं कि वोट चोरी कर कर जीते हैं? इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को 40 साल देख लीजिए और हमारे 11 साल देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 गुना बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसलिए जनता हमें जिताती है। और मैं तो अभी भी कहना चाहता हूं, चले गए हैं मान्यवर, मैं अभी भी कहना चाहता हूं, यार कांग्रेस पार्टी तुझे टिकट तो देती नहीं है मान्यवर। मैं अभी भी कहना चाहता हूं, एसआईआर का विरोध करोगे तो बिहार की जगह बंगाल और तमिलनाडु में भी साफ। मान्यवर, इस 140 करोड़ की जनता का जनादेश ईश्वर का आदेश होता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि जनता ही जनार्दन है। तो जनता का फैसला श्री कृष्ण का फैसला होता है, जनार्दन का फैसला। और वो जनता के फैसले को ये लोग वोट चोरी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। जनता देख रही है, जनता आंख मूंद कर नहीं बैठी। मान्यवर, मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का कि गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का जोरदार तरीके से बचाव किया और इसे राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए समर्पित संगठन बताया।